नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, ये क्लास हमने कल अपलोड की थी। कुछ कारणवश से YouTube ने इस क्लास की आवाज़ को रिमूव कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वापस इस क्लास को आज रिकॉर्ड करके आज वापस अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जो राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 के लिए रहने वाली है, यूनिट नंबर 2 है, जिसके अच्छे और महत्वपूर्ण MCQ हम लेके आए हैं, ठीक है। यूनिट वाइज चल रही है हमारी ये सीरीज, जिसका 9वां पार्ट आज हम देखेंगे, ठीक है साथियों। चलते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न आज का हमारा, ए डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन? मूल्य निर्धारित करना या विशेष सूची बनाना, दस्तावेज की पहचान और पुनः प्राप्ति करना, या फिर फाइल बनाना। तो जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन होता है, आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, आप जानते ही होंगे, जो 1909 से लेकर के, एक मिनट, आज ये क्या हो गया, 1909 से लेकर, कहाँ से 1909 से लेकर के, एक मिनट रुको, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। 1909 से लेकर के, है ना, 1909 से लेकर, सॉरी 1909 क्या, 1901 से लेकर के 1937 तक, ठीक है ना, जो कि क्या डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, ठीक है ना, क्या डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, ठीक है। जिनके अगर झनक देखे तो रिचर्डसन हो जाएंगे, जेडी ब्राउन हो जाएंगे, WCB सेयर्स हो जाएंगे और EW हुल्मे हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारी आती है डायनेमिक थ्योरी या डायनेमिक प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, जिसके हमारे 1937 से लेकर के निरंतर चल रही है डायनेमिक थ्योरी, जो जिनके जनक हमारे रंगनाथन महोदय जी हैं, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्या होती है और डायनेमिक थ्योरी क्या होती है और कहाँ कब कैसे प्रारंभ हुई, ठीक है ना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो प्रलेख होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, पहले तो उनकी पहचान करनी होती है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, देन उनको खोजना होता है, उन तक पहुंच बनानी होती है, ठीक है ना। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। दस्तावेज की पहचान और पुनः प्राप्ति करना डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन का एक मेन उद्देश्य के रूप में रोल अदा करता है, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा रहने वाला, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र होता है? विच इज द फर्स्ट एरिया इन बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन? नोट एरिया, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर एडिशन एरिया, या फिर पब्लिकेशन एरिया। अगर यहाँ बात करें बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन की, तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र होता है? देखो, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पूछ रहा है ISBN, ठीक है ना, सॉरी ISBD, ठीक है। ISBD की बात हो रही, जो बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन होता है, जो इंटरनेशनल जो मानक होता है, उनमें सबसे पहले कौन सा क्षेत्र होता है? तो देखो, क्षेत्र किस प्रकार से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 8 तक होते हैं, ठीक है, 0 से लेकर के 8 तक होते हैं। अगर टोटल की बात करें, टोटल एरिया कितना है, 9 है, ठीक है। लेकिन आपको पूछे सब ISBD के कितने क्षेत्र हैं, तो आपके ऑप्शन में अगर 9 और 8 दोनों दे रखे, तो आप 8 को प्राथमिकता दें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पीछे के PYQ के जो अधीनस्थ ने क्वेश्चन पूछे हैं, जो RPC ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं, उनके माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि ISBD के कुल क्षेत्र तो 9 है, लेकिन आज भी प्राथमिकता या सही 8 क्षेत्रों को माना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा होगा टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। सबसे पहले वो कौन सा क्षेत्र है? बी ऑप्शन। हालांकि ये स्टेटमेंट आपको पता हो तो ये 1 नंबर पर आता है। कहाँ आता है? 1 नंबर पर आता है, ठीक है ना, 0 पर नहीं आता है। टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी 1 पर नहीं आता। अब देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, नोट एरिया, एडिशन एरिया, पब्लिकेशन एरिया, इन सब को मद्देनजर रखते हुए अपने को सबसे पहला कौन सा आता है? तो टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। हालांकि ये भी 0 पर ही आया, सबसे पहले नहीं है, 1 नंबर पर आता है ना। अगर अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर देखें, 2 नंबर पर ये आता है। और क्षेत्र कौन सा है? पहला है, ठीक है साथियों। टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बात करें हम पूरे 9 क्षेत्रों की, ठीक है, पूरे 9 क्षेत्रों की अगर बात करें, कौन कौन से क्षेत्र हैं हमारे,
ठीक है, तो एक बार क्षेत्रों को देखो। सबसे पहला क्षेत्र है कंटेंट फॉर्म एंड मीडिया टाइप। ठीक है, क्या है सबसे पहला क्षेत्र है कंटेंट फॉर्म। ठीक है ना, कंटेंट फॉर्म आपकी जो भी नोटबुक है जहाँ पर ये लिख रखे आप वो खोल कर बैठे ताकि साथ साथ में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना, आधा घंटा की क्लास या 40 मिनट की जो भी क्लास मैं रखता हूँ उसमें साथ साथ आप नोटबुक लेके बैठ जाओ। ठीक है ना, तो उनको साथ साथ में आप रिवाइज कर सकते हो ताकि MCQ भी साथ साथ होते रहे और आपके साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। अब इतना समय नहीं बचा कि आप हर एक चीज़ को गहराई से पढ़ें, जितना हो सके फर्स्ट रिवीजन रखें और सारा रिवीजन कवर करने की कोशिश करें। ठीक है ना, पहला है कंटेंट फॉर्म एंड मीडिया टाइप है ना, तो CM आप याद रख सकते हो, यह आता है 0। ठीक है, दूसरा आपका है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, टाइटल हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब TSR आप इस प्रकार याद रख सकते हो, ये आता है 1 नंबर पर। ठीक है, बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर पर आता है एडिशन, आप रख सकते हो E। सीरियल से 3 है लेकिन क्षेत्र कौन सा, एरिया कौन सा, 2 नंबर का। और बात करते हैं 4 नंबर सीरियल की, तो मटेरियल होता है। ठीक है ना, कौन आता है मटेरियल, इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, 3 वाला। ठीक है ना, 5 पर कौन आता है, पब्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना, P आ जाएगा, इसका क्षेत्र या एरिया कौन सा है, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर आता है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है ना, जिसमें हम ISSN नंबर लिखते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो कि क्षेत्र हो गया 5वां। 7 नंबर पर आपकी आ जाएगी सीरीज जो कि 6वां क्षेत्र हो गया। 8 नंबर पर आपका आ जाएगा नोट्स। ठीक है, जिसमें आपके 7वां एरिया हो गया। देन लास्ट वाला 9वां जो हमारा सीरियल नंबर के अनुसार वो है स्टैंडर्ड्स नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, उसमें जो कि 8 नंबर का क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 9 क्षेत्र है टोटल, लेकिन 8 ही माने जाते हैं क्षेत्र। ठीक है ना, काउंटिंग 0 से स्टार्ट है। पहला कौन हो गया, कंटेंट फॉर्म मीडिया टाइप हो गया। ठीक है, 0 पर। दूसरा हो गया आपका टाइटल एंड स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 पर। तीसरा एडिशन हो गया। चौथा मटेरियल है। आप इनके थोड़े वो जो कीवर्ड याद रख सकते हो। ठीक है ना, ताकि आप आसानी से याद रख सकते हो और भूलो भी नहीं सर। जैसे मैंने आपको एक 15 मेटा डेटा है डब्लिन कोर वाला 15, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई वो CRDST LIPF। ठीक है ना, उस प्रकार आप ये छोटे छोटे वर्ड कीवर्ड पकड़ करके एक पूरी की पूरी ट्रिक तैयार कर सकते हो और आसानी से सारे के सारे क्षेत्र या एरिया याद रख सकते हो और रखने जरूरी भी है। ठीक है ना, पहला कंटेंट फॉर्म मीडिया टाइप हो गया। दूसरा टाइटल एंड स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तीसरा एडिशन है आपका। चौथा मटेरियल है। 5वां पब्लिकेशन। ठीक है, 6वां फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। 7वां सीरीज है। 8वां नोट्स है और 9वां जो आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड नंबर कह सकते हो या फिर शर्तें कह सकते हो। ठीक है ना, उपलब्धता के आधार पर। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा ISBD में मुख्य क्षेत्र होते हैं। देखो यहाँ देखो 8 भी दे रखे 9 भी दे रखे, लेकिन अपने को वहाँ वरीयता अपने को 8 को ही देनी है। ठीक है ना, हमने पूरी क्षेत्रों की बात की हुई। अगर ISBD की बात करें थोड़ी बहुत, ठीक है, ISBD, ठीक है, तो ISBD अगर मुख्य बात करें, ISBD में 4 या 5 क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया बनते हैं वो देखें एक बार, है ना। ISBD की बात करें 1969, कब, 1969 में 1969 में इफ्ला द्वारा एक इंटरनेशनल कैटलॉगिंग, ठीक है ना, इंटरनेशनल कैटलॉगिंग की विशेषताओं की बैठक रखते हैं। कहाँ पर, कोपेनहेग में रखी जाती है। ठीक है ना, कोपेनहेग में। ठीक है ना, कोपेनहेग में एक विशेषताओं की बैठक रखी जाती है इंटरनेशनल कैटलॉगिंग के लिए। ठीक है, इसमें ISBD का प्रस्ताव रखा जाता है 1969 में। ठीक है ना, 1969 में प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है ना, और सबसे पहला ISBD M प्रकाशित होता है, जो कि 1971 में मोनोग्राफ के नाम से। ठीक है ना, तो बात याद रखने की आपको इप्ला ने तैयार किया ISBD को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, जिसकी फुल फॉर्म है
सबसे पहले ISBN आया था जो मोनोग्राफ के नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें तो दो तीन बड़ी बड़ी बातें याद रख सकते हो, जैसे कि आपको ये याद रख सकते हो 1974 में, कब 1974 में 1974 में इफ्ला द्वारा, ठीक है ना, इफ्ला द्वारा ISBD के मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया, ठीक है ना। अगर आपको पूछे इफ्ला द्वारा स्टैंडर्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब अपनाया गया तो 1974 आपको करना है, ठीक है ना। साथ ही साथ में ये भी याद आप रखें चीज को कि 1973 में कब, आगे चलते हैं हम, 1973 में कब, 1973 में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, ठीक है ना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची द्वारा, ठीक है ना। 1973 में ISBD को राष्ट्रीय ग्रंथ सूची द्वारा अपनाया गया और 1974 में इफ्ला ने ISBD को मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आप नोट करें, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इफ्ला ने ISBD के मानकों को कब अपनाया तो आप 1974 करें, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची ने कब अपनाया तो 1973 में, ठीक है। साथ ही साथ में आप याद जो 2007 एक याद रख सकते हो डेट, ठीक है। 2007 में जो ISBD के सभी मानक है या सभी संस्करण है उनको मिलाकर एक कंसोलिडेटेड, ठीक है ना, कंसोलिडेटेड है ना, कंसोलिडेटेड ISBD प्रकाशित 2007 में सभी को संस्करणों को मिलाकर के कंसोलिडेटेड एक ISBD संस्करण प्रकाशित करता है, ठीक है। और इसका अद्यतन लगातार अगर देखें तो 2011 निरंतर 2021, ठीक है ना, 2011 में और 2021 में इसका वापस अद्यतन हुआ या फिर अपडेट कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको साथ ही साथ में ये चीज़ देखने को मिले कि अगर 2011 मिले 2007 नहीं मिले कि जो कंसोलिडेटेड संस्करण है वो कब आया 2011 में आया या फिर 2007 में, ठीक है। तो आप याद रखें 2011 आप कर सकते हो, ठीक है ना, 2007 नहीं दे, हालांकि दोनों साथ में नहीं देंगे, एक देंगे तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, आपको दोनों में से 11 भी सही है 7 भी सही है, ठीक है ना। अब देखो कुछ ISBD के मानक हैं, ठीक है ना, जैसे कि ISBD M है, ISBD G है, ISBD A है, ISBD S है, ISBD CM है, ISBD OB है, ISBD PM है, ISBD AV है, ISBD CR है, ऐसे बहुत से CP है, CF है, NBM है, ठीक है ना, बहुत से। तो आपको मैं विशेष तौर से आपको कहूँगा कि आप कौन से अगर याद रखें तो देखो आपको M तो सबको याद है, ठीक है ना, 74 में। साथ ही साथ में इसके रिवाइज याद रखें 78 में हो रखे, 87 में और 2002 में, इसके 3 एडिशन रिवाइज आ रखे हैं। ISBD A है, ठीक है ना, ए आपका हो जाएगा एंटीक्यूरियन, ठीक है, जो ओल्डर मोनोग्राफ पब्लिकेशन है, ठीक है, 1980 में इसका हो रखा है प्रकाशन, ठीक है। और रिवाइज्ड इसकी बात करें तो 1991 में इसको रिवाइज्ड कर दिया है, ठीक है ना। ISBD M के आपको सबको पता है 74 में आ रखा है, तो 1978, ठीक है, 87 और 2002 रिवाइज्ड एडिशन है किसके, M के है, ठीक है ना। M के 3 रिवाइज्ड एडिशन है, 78 है, 87 है और 2002 है। अब ISBD CM में जो कार्टोग्राफी मटेरियल है 1977 में ISBD CM 77 में आ रखा है और इसका रिवाइज्ड आपके 87 में है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। जो ओल्ड प्रिंटेड बुक है, ठीक है, वो भी आप याद रखें, जो प्रिंटेड म्यूजिक में वो 80 में आ रखा है और 91 में इसको वापस रिवाइज कर रखा है। AV जो ऑडियो विजुअल है, CR कंटिन्यू रिसोर्सेज है जो 2002 में है, ठीक है ना। आप सबसे पहले आप ये भी याद रखें जो कंपोनेंट वर्ड है ISBD CP, ये भी जरूर याद रखें जो CR 2002 में और CP आपके 1981 में। अब आप ये चीज़ याद रखें जो कंप्यूटर फाइल है CF उसको 1997 में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज कर दिया ISBD CF को, ठीक है ना, 97 में, कब 97 में इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज कर दिया, मतलब ER कर दिया। ये चीज़ याद रखें
ISBD CF को ISBD ER कब किया, तो 97 में किया। जैसे चेंजेस हो रखे हैं वो आप जरूर रखें। एक NBM आप जरूर याद रखें, नॉन बुक मटेरियल 77 में आ रखा और 87 में इसका रिवाइज हो रखा। मतलब कि आपने CM याद किया ना, वही NBM है। CM हमने कार्टोग्राफिक मटेरियल 77 में आया था और 87 में इसका हमने रिवाइज किया। ऐसे ही NBM 77 में आया था और वापस इसको हमने 87 में रिवाइज कर दिया। ठीक है ना, तो आप रिवाइज भी याद रखें साथ साथ में और सारे संस्करण भी याद रखें। ठीक है ना, क्योंकि ISBD में ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको देखो महत्वपूर्ण अगर मैं संस्था बताऊं तो RRLF है, आप उनको जरूर पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होने के चांसेस है। इन्फ्लिबनेट जरूर पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन्फ्लिबनेट को पूरा का पूरा पढ़ें, हर एक विद्वान है उसके जो प्रोफाइल है, स्वयं प्रभा है, ओजस है, ठीक है ना, ड्रिल ब्रिट है, शोध गंगोत्री है, शोध गंगा है, ई शोध सिंधु है, प्लानर है, कैलिबर है, तो सारे के सारे पढ़े, वहाँ से चांसेस पूरे हैं आने के। RRLF में ऐसे हमेशा क्वेश्चन पुटअप होने के चांस रहते, तो RRLF भी जरूर पढ़े। मार्क तो आपको पता ही इम्पोर्टेंट है, हर साल मार्क से एक टैग का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ संस्थाएं जैसे RRR उठा लो आप, नेटवर्क में इन्फ्लिबनेट उठा लो, ठीक है ना, और छोटे छोटे जैसे आपको याद रखना है, एयरनेट हो या कैलिबनेट है, जैसे कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है 1986 है, आरनेट एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क है 1986 है, डेल नेट है जो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है 1988 है। इस प्रकार के आपको सन तो सब याद रखना है। ठीक है ना, और इनके जो प्रकाशित है जैसे सिल्वर जुबली किसके हैं, जैसे डेल नेट के हैं, ठीक है, नेकलिन किसका, तो डेल नेट का है। इस प्रकार आप एक बार छोटा छोटा देख सकते हो, लेकिन विशेष तौर से आपको संस्था याद करें तो इन्फ्लिबनेट है, ये जो नेटवर्क है। RRLF संस्था है, यूनेस्को हो गया, ठीक है, ALA हो गया है, UGC है, इनको आप विशेष तौर से पढ़ें। ठीक है ना, विशेष तौर से यही है, यूनेस्को हो गया, RRLF है, IFLA है, ठीक है ना, 4 या 5 बड़ी बड़ी संस्था है जिसको आप विशेष तौर से पढ़ें, उनसे क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना, एक आप खुद का चार्ट बनाओ, वहाँ पे सारे लिखो। ठीक है ना, मार्क के टैग याद जरूर करें। ठीक है ना, चलते हैं आगे बिना देरी के, बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। AACR2 में कौन सा क्षेत्र प्रकाशक की जानकारी देता है? विच AACR2 एरिया गिव्स पब्लिशर इन्फॉर्मेशन, टाइटल एरिया देता या फिर पब्लिकेशन एरिया या फिर नोट एरिया। जो देखो अब इसमें AACR2 है, जो प्रकाशन की जानकारी कौन देता है, तो देखो टाइटल एरिया तो नहीं देगा, हमें भी पता है, नोट एरिया भी नहीं देगा, सीरीज एरिया, तो पब्लिक प्रकाशन की जानकारी कौन देगा, पब्लिकेशन एरिया। ठीक है ना, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी जानकारी देता है? देखो शीर्षक की देता है या फिर लेखक संपादक आदि की जानकारी देता है या फिर विषय की जानकारी या फिर भाषा की जानकारी। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो आप लेखक की जानकारी देता है, किसकी देता है, लेखक की देता है, साथ साथ में कोलैबोरेटर की भी देता है, संपादक की। ठीक है ना, मतलब कि सहकारक हो गए या फिर एडिटर है, ठीक है ना, इनकी भी साथ साथ में जानकारी देता है। कौन? ISBD का जो फर्स्ट क्षेत्र है, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब देखो कैनन ऑफ परसेंटेलिबिलिटी, ठीक है ना, किससे संबंधित है, तो निश्चितता से या फिर सूची संरचना से या फिर बाइंडिंग से या फिर पुस्तकालय, तो हमें सर्टेन से हमें संबंध रखना है, निश्चित साथ से संबंध रखना है। ठीक है ना, बात करते हैं 7 नंबर, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट में क्या देखा जाता है, लेखक की भाषा या फिर प्रविष्टि की परिस्थितिजन्य अर्थव्यता या फिर स्थान या फिर संस्करण। पहले तो देखो कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, ठीक है, कि कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता क्या, ठीक है ना, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपने यहाँ हिंदी में देख सकते हैं तो प्रसंग का उपसूत्र, ठीक है ना, प्रसंग का उपसूत्र, ठीक है ना, जो कि दूसरे चरण में आ रखा, ठीक है ना, दूसरे चरण में, ठीक है ना, ये भी याद साथ साथ में याद रखें। ठीक है ना साथियों, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट दूसरे चरण में है या फिर पहले चरण में, ये आप कंफर्म करके बताओ। ठीक है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ,
ये फिर पहले में या फिर दूसरे में? कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बताना, कमेंट में जरूर बता, ठीक है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो समय अनुसार सूचीकरण में अगर बदलाव होता है ना, समय अनुसार सूची में बदलाव करना ही कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मेन उद्देश्य होता है या फिर कार्य होता है, कि जो सूची को समय समय पर बदलना चाहिए ताकि पुस्तकों को आसानी से पहुंच प्रदान कर सकते हैं, आसानी से पुस्तकों को पहुंच सकते हैं पुस्तकों तक, ठीक है ना। कि समय अनुसार सूचीकरण बदलाव ही कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। कैटलॉग गार्ड है जो उसको समय समय अनुसार बदलना, उसमें अपडेट करना या फिर अद्यतन करना ताकि किताबों तक आसानी से पहुंच सकते हैं हम, ठीक है ना। इसका मतलब परिविष्टि की परिस्थितिजन्य और अर्थव्यता होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आप कमेंट में जरूर बताएं, एक बार मेरे को कंफर्म करके बताएं। जो प्रश्न का उपसूत्र है कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो 9 उपसूत्र है सूचीकरण के, ये कौन से चरण में बना था? बात करते हैं 8 नंबर, डिस्क्रिप्शन में पंचक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाई इज ए पंचक्शन यूज्ड इन बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन? सजावट के लिए। देखो जो पंचक्शन होता है ना, मेन उद्देश्य क्या होता है इसका? जो एलिमेंट होता है ना, ठीक है ना, एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, सेपरेट करने के लिए, इसका मतलब तत्वों को अलग करने के लिए, ठीक है ना। बी ऑप्शन है, न कि सजावट होगा या फिर शीर्षक या फिर पृष्ठ, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, तत्वों को अलग करने के लिए। 9 नंबर का क्वेश्चन हमने जैसे पूरा देखा, आईएसबीटी का पूरा नाम तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, इफला द्वारा 1969 में, ठीक है ना, हमने पूरी जानकारी ली है। 71 में इसका पहला एम प्रो जो मोनोग्राफ प्रकाशित हुआ था, इसके हमने 8 क्षेत्र भी देखे थे, ठीक है ना, जिसमें सीएम सीआर सारा हमने जो इसके क्षेत्र हैं, इसके जो अलग अलग संस्करण है वो भी हमने देखे थे, ठीक है। बात करते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की। ये बढ़िया क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन का कौन सा रूप मशीन रीडेबल है, जो मशीन से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन इज मशीन रीडेबल? तो ACR, मार्क, CCC, ISBT, तो सीधा सा संबंध मार्क से चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ी बात करते हैं हम मार्क की। मार्क दिए तो मार्क की थोड़ी बहुत, कब तो मार्क आया था 1960 में, ठीक है। बनाने वाला कौन है? LOC है, याद रखें, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। लेकिन अप्रैल 1966, 1966 अप्रैल है ना, अप्रैल 1966 में, ठीक है ना, प्रकाशित कह सकते हैं या फिर काम में लिया गया, ठीक है ना। सूचीकरण हेतु अप्रैल 1966 में LOC द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। लेकिन आया कब ये भी आप याद रखें, 1960 में है ना, और प्रारंभ 1966 में LOC द्वारा, ठीक है ना। एक बात साथ में याद रखें, पाइलेज जो योजना के तहत इसको अनुदान मिलना कब स्टार्ट हुआ था? वो होता 1995 में, ठीक है ना। ये भी छोटा याद रख सकें। अब इसके देखो मार्क में देखो एक फॉर्मेट होते हैं, वो भी आप याद जरूर रखें। जैसे 3 फॉर्मेट होते हैं, रीडर होते हैं, डायरेक्टरी होती है या फिर वेरिएबल, ठीक है, फील्ड होता है, और ठीक है ना, ये चीज़ें भी आप याद रखें। 3 होते हैं फॉर्मेट फील्ड होता है, ठीक है ना, लीडर हो गया और रिकॉर्ड डायरेक्टरी है और वेरिएबल फील्ड है, ये चीज़ें आप याद रखें। मार्क 2 प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हैं, LC मार्क है, BNB मार्क है, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मार्क है, जैसे UK मार्क है, कनेडियन मार्क है, US मार्क है, इंडिकेट मार्क है, LC मार्क है, इंडोनेशिया मार्क है, ठीक है, यूनी मार्क है, बहुत सारे मार्क है अलग अलग प्रकार का, ठीक है। तो आप सबको एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण है तो मार्क 21 है हमारा, जो US मार्क और कैन मार्क से मिलकर बना है 1999 में, ठीक है ना। अगर इसकी और हम विशेषता देखें मार्क 21 की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के संयोजन का परिणाम है, हम सब जानते हैं। 1999 में मार्क, ठीक है ना, US मार्क और कैनेडियन मार्क मिलकर 29 मार्क बना है, ठीक है ना। इसके हम याद रखें तो देखो इनका प्रारूप देखो ग्रंथ सूची हो गया, ठीक है ना, प्राधिकरण प्रारूप है, और होल्डिंग हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगी, ठीक है, क्लासिफिकेशन डेटा प्रारूप है, ठीक है ना। और अगर इसमें जो मोस्ट विवरण प्रस्तुत करने वाला है, ठीक है, जो बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है वो प्रस्तुत क्या करता है? अथॉरिटी रिकॉर्ड्स करता है, बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स करता है, क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड्स करता है, या फिर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स भी करता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप याद रखें, ठीक है ना। आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, जो मार्क 8 है वो कौन से ISO पर आधारित है? आप
जरूर बताएं, ठीक है। देखो जो मार्क 8 है, ठीक है, कौन सा मार्क 8, ये कौन से ISO पर आधारित है, आप जरूर बताएं कमेंट में मेरे को ये चीज़, ठीक है ना। चलते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग की प्रक्रिया में कौन से 3 मुख्य तत्व हैं। टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट हो जाएंगे, या फिर हेडिंग, बॉडी नोट हो जाएगा, या फिर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, या फिर एंट्री क्लासिफिकेशन हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन। तो याद रखें जो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, उनकी प्रक्रिया में अगर 3 मुख्य एलिमेंट्स देखें तो आपका हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, मतलब पहचान हो जाएगी, ठीक है, विवरण हो जाएगा और मानक हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन। ISBD पंचेक्शन हमने पीछे देखा है, सेपरेट करने के लिए होता है, ठीक है ना, एलिमेंट्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है, तो मेन इसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है ना, मानकीकरण होता है। ये आप चीज़ याद रखें ISBD पंचेक्शन का, क्योंकि ISBD स्वयं एक स्टैंडर्ड है, मानक है, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। AACR2 में, या AACR2 और ISBD दोनों का मुख्य क्या है, पुस्तकालय सजावट नहीं, बिल्कुल। सूचनाओं को एकीकृत और अंतर्राष्ट्रीय मानक, बिल्कुल सही है, क्योंकि AACR2 क्या है, सूची संहिता है, और ISBD क्या है, एक मानक है, ठीक है ना। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। नहीं कि सदस्य बढ़ाना होता है और ना कि स्टॉक वेरिफिकेशन, ठीक है ना। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्शन एरिया में ISBN का स्थान कहाँ होता है, वेयर इज द ISBN इंक्लूड इन डिस्क्रिप्शन। नोट एरिया में होता है, या फिर स्टैंडर्ड नंबर एरिया में होता है, या फिर टाइटल एरिया में, या फिर एडिशन एरिया में। तो सीधी सी बात है, मैंने पीछे बात की थी आपसे, ISSN तो किस में होता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में डाला था आपने ISSN को। तो यहाँ पूछ रहा ISBN कहाँ होता है, ठीक है ना, कि ISBN कहाँ पर होता है। ISSN नंबर को हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है, लेकिन ISBN कहाँ पर होता है, तो आप ये चीज़ नोट करें, ठीक है ना, वो होता है स्टैंडर्ड नंबर एरिया में, ठीक है ना, जो हमारा अंत वाला क्षेत्र है। 15 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो AACR2 का उद्देश्य क्या है, सब जानते हैं, क्लासीफाई डॉक्यूमेंट्स है, या फिर डिस्क्राइब बिब्लियोग्राफी आइटम यूनिफॉर्मली है, या फिर सिलेक्ट बुक्स है, या फिर मेंटेन सक्सेस रजिस्टर है। तो इसका हमारा सही आंसर हमारे पास रहने वाला है डिस्क्राइब बिब्लियोग्राफी आइटम यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, न कि मेंटेन एक्सेशन रजिस्टर है, या फिर सिलेक्ट बुक्स है, या फिर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। यूनिमार्क को किसने विकसित किया, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया सामने, देखो यूनिमार्क को किसने विकसित किया, इफ्ला हो गया, यूनेस्को हो गया, LC हो गया, ALA। तो अगर यहाँ बात करें यूनिमार्क की, तो यूनिमार्क को किसने विकसित किया था, 1997 में। कब, 1997 में इफ, ठीक है, किसने, इफ्ला ने यूनिमार्क को। आधार कौन है, हमें सब पता है, ठीक है ना, आधार मार्क स्वयं रहने वाला है, ठीक है, आधार मार्क को रखा है। और इसकी भाषा की अगर बात करें साथ साथ में, देखो छोटी छोटी बातें थोड़ी याद कर लें, तो XML भाषा है, ठीक है ना, यूनिमार्क XML इसकी भाषा है, ठीक है। अगर इसकी कुछ जो क्षेत्र हैं, या फिर जो मुख्य मेन स्रोत है, ठीक है, या फिर मेन संस्करण कह सकते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन कौन से है, तो यूनिमार्क बिब्लियोग्राफी है, यूनिमार्क अथॉरिटीज है, यूनिमार्क होल्डिंग्स है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक आपको बता दूं, जैसे हैंडबुक है ये, ठीक है, यूनिमार्क का जो हैंडबुक संस्करण है वो कब आया था, ऑप्शन आपके पास 1981 है, ठीक है, 82 है, और 83 है,
3 ऑप्शन आपके पास है, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है। जो यूनिमार्क का जो हैंडबुक एडिशन है वो कब आया था? 81 में आया था, 82 में या 83 में, ठीक है, आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ में यूनिमार्क एक मल्टीलिंगुअल मार्क है, ठीक है ना, बहुभाषी मार्क है। कैसा मार्क है? बहुभाषी मार्क है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखें साथ साथ में। चलते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। Z39.50, ठीक है, का संबंध किससे है? हमने पीछे और भी बात की थी, बुक प्राइजिंग से या फिर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल स्टैंडर्ड से या फिर न्यूज़पेपर से, इंडेक्सिंग से या फिर एक्यूशन से है। तो यहाँ पर Z39.50 का संबंध हमें सीधा पता है कि संबंध इंफॉर्मेशन रिट्राइवल स्टैंडर्ड से है, ठीक है ना। देखो मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है, ठीक है, ये शब्द दिया किसने? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द किसने दिया? तो कार्लविन मूवर्स है ना, कार्लविन मूवर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन शब्द किसने दिया? कार्लविन मूवर्स ने। साथ ही साथ में आप ये चीज़ याद रखें, Z39 पॉइंट क्या है? तो ये एक सूचना पुनः प्राप्ति के लिए का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। मैंने जैसे कि एग्जांपल देके आपको बताया, जैसे कि कोई सी भी आप लाइब्रेरी उठा लो, जैसे जयपुर की लाइब्रेरी, आरयू की लाइब्रेरी है, ठीक है, वहाँ पे कोवा सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। और आप MDS की लाइब्रेरी लो, वहाँ पे कोई जैसे ई प्रिंट्स हो गया, ठीक है, सॉरी ई प्रिंट्स तो नहीं होगा, वहाँ पर भी आप कोवा ले लो, ठीक है ना, ठीक है। दो लाइब्रेरी, अलग अलग लाइब्रेरी, ठीक है। हम ओपेक के जरिए, कोवा सॉफ्टवेयर के जरिए हम यहाँ से ऑनलाइन एक्सेस करते हैं यहाँ की बुक्स की, आरयू की, ठीक है। आरयू की बुक्स को हम कोवा सॉफ्टवेयर के जरिए ओपेक, ठीक है ना, ये तो मतलब इस प्रोसेस कोवा के जरिए हम प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को ओपेक बोलते हैं, ठीक है ना। हम आरयू में एक्सेस करते हैं वहाँ की पेडिकल्स या फिर बुक्स वगैरह कुछ भी हमें अगर नहीं मिले इस लाइब्रेरी में जैसे कि हिस्ट्री की बुक्स नहीं है, ठीक है, मान के चलो, और MDS की लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक है, हमने सर्च किया, ठीक है, वो सर्च किसके माध्यम से करेंगे? इस लाइब्रेरी में बैठ करके हम Z39.50 प्रोटोकॉल के माध्यम से MDS की लाइब्रेरी में हम बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है Z39.50 प्रोटोकॉल का होता है, ठीक है ना, एक मोटा मोटी हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में। 19 नंबर का क्वेश्चन, एक्सचेंज फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो एक्सचेंज फॉर्मेट होता है, एक्सचेंज फॉर्मेट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? स्थान बदलाव करना या साझा करना या फिर मूल्य तय करना? देखो मूल्य तय तो बिल्कुल ही नहीं होता लाइब्रेरी में, या फिर स्टॉक लेना, नहीं बिल्कुल नहीं। बस स्थान बदलाव हो सकता है, देखो एक्सचेंज में आपको क्या हो सकता है? स्थान बदलना या फिर रिकॉर्ड साझा करना। तो एक्सचेंज फॉर्मेट होता है वो डाटा का एक्सचेंज होता है, याद रखें, ठीक है ना। एक्सचेंज किसका होता है? डाटा का होता है, तो इसका मतलब रिकॉर्ड साझा करना, ठीक है ना, इसका मतलब बी करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, मार्क में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज्ड इज इन मार्क फॉर्मेट? टेबल्स या टेक्स्ट, इंडिकेटर्स, सबफील्ड्स या टेक्स्ट, या देखो मैंने आपको कहा मार्क को आप पर अटकर ही जाना है। मार्क से क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस पूरे हैं 101%। आप मार्क से टैग पूरे पढ़ें, ठीक है ना, इसमें इसका मतलब कौन टैग हो गए, ठीक है ना। किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? तो सबसे पहले अपने को याद आना चाहिए, मार्क आते हैं टैग याद आना चाहिए। इसका मतलब सारे ऑप्शन सीधे कट रहे हैं, टैग, इंडिकेटर, सब बिल्ड्स। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है इंडिकेटर सब, तो आपको टैग तो याद होते ही हैं। तो किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं हम? टैगों के अनुसार, उनके टैग दे रखे हैं उनके अनुसार हम व्यवस्थित करते हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाए? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, किस फॉर्मेट का उपयोग कंप्यूटर द्वारा संसाधन के लिए किया जाता है? विच इज यूज्ड बाय कंप्यूटर इज फॉर प्रोसेसिंग बिब्लियोग्राफी? CCCA, मार्क है, ACR, ISBT। सीधा दिखता है मशीन रीडेबल कौन सा है? मार्क ही है, तो मार्क ही होगा, ठीक है ना। CCC बात करें 1933 है, रंगनाथन है। ACR ये 1967 वाला है, ठीक है ना। और ISBT हमें आपने सबको बता दिया 1969 है, ठीक है ना। बात हमने पीछे ISBT की पूरी बात हमने पीछे की थी। मार्क की भी हमने की थी 1960 में आया था, ठीक है, लेकिन
अप्रैल 1966 में एलओसी के द्वारा किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको अनुदान मिलना हुआ 1995 में। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। देखो टेक का क्वेश्चन हमारे को फिर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जो 245 है, टेक किसका प्रतिनिधित्व करता है? आईएसबीएन का करता है, या फिर कॉल नंबर का करता है, या फिर टाइटल इन्फॉर्मेशन का करता है, या फिर पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन का करता है? तो आप चीज़ याद रखें, जो ठीक है 100, 200, 300 जो मेन टैग है वो तो आप ज़रूर याद करें। जो मेन टैग है, ठीक है ना, वो आप ज़रूर याद करें। सारे टैग आपको याद हो या ना हो, लेकिन मेन टैग आप ज़रूर याद करें। ठीक है ना साथियों। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा रहने वाला? तो आप याद रखें टाइटल इन्फॉर्मेशन। जो शीर्षक की सूचना होगी वो आपको टैग नंबर 200 वाली सीरीज में 245 में डिवीजन में आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बात करते हैं 23 नंबर, एक्सचेंज फॉर्मेट किसे सशक्त बनाता है? ठीक है, एक्सचेंज फॉर्मेट्स एनेबल्स पढ़ने की गति को, सूचनाओं को आदान प्रदान। देखो सीधा बन रहा है, हमने पीछे भी बात की, जो इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा है उनको एक्सचेंज करने के लिए होता है डाटा या फिर एक्सचेंज फॉर्मेट। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है ना, जाना ही नहीं है, पढ़ने की गति,